हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं पीजीसीएल में ऑलरेडी जेई रह चुका हूं और आज जो मैं आप लोग के पास इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं रिगार्डिंग एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि एग्ज़ाम 24 नवंबर को है। तो लगभग 20 एंड एबव मतलब 20-25 दिन में एग्ज़ाम आपका लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो इस कम टाइम में आप किस तरह से तैयारी करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने का जो चांस हो वो ज़्यादा होगा। तो मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए पहले क्या कि आपको, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो या सिविल से हो, आइदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप सिलेबस क्या है। ठीक है, एक बार अगर आपको सिलेबस पता चल गई क्या सिलेबस है, जैसे आप लोग को पता होगा कि टोटल 170 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 120 टेक्निकल और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल्स आएगा, जिसमें आपका मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। और कभी कभी पावर ग्रिड में नॉन टेक में जीके जीएस भी पूछता है या करंट अफेयर से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आ ही जाए, लेकिन कभी कभी वो लोग पूछ देते हैं। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल की, 120 क्वेश्चन, मतलब अगर वेटेज देखें तो टेक्निकल में ज़्यादा वेटेज है 120 क्वेश्चन। या अगर टेक्निकल आपका सही है और नॉन टेक में अगर आपको मैथ रीजनिंग अच्छे से करने आ गया और इंग्लिश, तो आप अगर 50 में से वहाँ 30 नंबर लाते हैं, सपोज करो कि मैथ में आपका 30 नंबर आया और जिसका टेक्निकल सेक्शन अच्छा है, अगर वो टेक्निकल में उसका नंबर अच्छा खासा आ जाता है तो उसका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे, वन बाय वन करके मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले आपको पता है कि आपको सिलेबस का थ्रोली नॉलेज होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीजीसीएल का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक एक टॉपिक, जैसे सपोज करो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या है, पावर सिस्टम है उसमें क्या क्या पढ़ना है, फिर आपका मशीन में क्या क्या पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं जो प्रीवियस में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पावर ग्रिड में, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूं सब्जेक्ट वाइज, अगर आप पावर ग्रिड में पावर सिस्टम में जाओगे तो पावर सिस्टम में जो क्वेश्चन जो रिपीटेडली आ रहा है, पावर सिस्टम में पहला है टैरिफ के बारे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए टैरिफ क्या है, कितने टाइप के टैरिफ होते हैं। ठीक है, उसके वेस्ट पे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिए। दूसरा है इकोनॉमिक डिस्पैच। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैच में मतलब हम किस तरह से पावर जो जनरेट करते हैं उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसमें लोड फैक्टर, पेनल्टी फैक्टर क्या क्या होता है, ठीक है, कोइंसिडेंस फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, लोड प्लांट फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, तो ये सब आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद पावर सिस्टम में फॉल्ट एनालिसिस, जैसे फॉल्ट एनालिसिस जो हम लोग पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है, थ्री फेज फॉल्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है पावर सिस्टम का टॉपिक है, जिसको आप लोग को देख के जाना चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन से क्वेश्चन आता है, ट्रांसमिशन लाइन में जैसे शॉर्ट हो गया, मीडियम हो गया, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और जितने भी रिले हैं, सर्किट ब्रेकर हैं, कितने टाइप्स के सर्किट ब्रेकर होते हैं। जैसे सर्किट ब्रेकर में टाइप आपको भी पता है, मिनिमम वॉल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमसीबी क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी क्या है, तो ये सब आपको देख के जाना पड़ेगा। उसके बाद रिलेज, कितने टाइप के रिले होते हैं, डिफरेंशियल रिले होता है, ब्याज्ड रिले होता है, ठीक है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन रिले होता है, तो ये सब अलग अलग टाइप का रिले है, तो इसको भी आप लोग को एक बार देखना चाहिए। ये तो पावर सिस्टम का हो गया। दूसरा टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी। जो हम लोग जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपने हाउस होल्ड में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पावर ग्रिड में जितने भी जेई लेवल के एग्जाम होते हैं, लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद अगर मशीन की बात करें तो मशीन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर से। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन के बारे में पूछता है, अगर
पावर फैक्टर एंगल लैगिंग होगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजन डीमैग्नेटाइजिंग होगा, क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इंडक्शन मोटर में स्लिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, स्लिप कैसे निकालना है, टॉर्क स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, रिलेशन आता है। उसके बाद आपका सिंक्रोनस मशीन के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। डीसी मोटर में अगर आप जाते हैं, डीसी शंट मोटर क्या है, सीरीज मोटर क्या है, कंपाउंड मोटर क्या है, इसका एप्लीकेशन, कौन सा मोटर कहाँ पे यूज होता है, इसका एप्लीकेशन भी आपको एक बार देखना जरूरी है। उसके बाद आप जितने भी उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन वो देखना है, क्या क्या फॉर्मूला है आपको वो देखना है। जितने भी इक्वेशन होते हैं, ईएमएफ इक्वेशन डीसी मोटर का, डीसी जनरेटर का क्या होता है, टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क और आर्मेचर करंट में रिलेशन क्या होता है, मैं डीसी मोटर की बात कर रहा हूँ। अगर एसी मशीन में जाएं, एसी मशीन में तो आपको एसी मोटर जितने भी होते हैं, जैसे सिंक्रोनस मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, ठीक है, ये सब जितने भी एसी मोटर हैं उसके बारे में देख लिए। उसके बाद एसी मशीन में जैसे आप ट्रांसफार्मर के बारे में देख लीजिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर में मतलब कितना वाइंडिंग होता है, कितना रेशियो होता है, टर्न रेशियो कितना होता है, कितना टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। सपोज करो ट्रांसफार्मर अगर ऑटो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, तो उसको आप देख लीजिए इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर का क्या है, ठीक है, फ्लक्स का क्या रिलेशन होता है ईएमएफ इक्वेशन के साथ। उसके बाद आपका जो फेजर डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करते हैं ट्रांसफार्मर का, वेक्टर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, रेगुलेशन कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कॉपर लॉस क्या होता है। तो ये सब आपका जो ट्रांसफार्मर का जो जितना टॉपिक है, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या होता है, तो ये सब टॉपिक आपको देख के जाना जरूरी है। और ट्रांसफार्मर से जब आप देखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, आपको लगभग हर एग्जाम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन टेक्निकल का रहा है तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर से रहता ही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग ट्रांसफार्मर को थ्रोली अच्छे से देख के जाइए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप लोग से मिस ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद जो अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, पैरेलल ऑपरेशन आ रहा है, क्या क्या कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशन का ट्रांसफार्मर का, ठीक है। उसके बाद वो मतलब किस टाइप का, जैसे सब स्टेशन में किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होता है, जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन होता है, वहाँ पे किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ये सब आपका जितने भी है एसी मशीन में आ जाता है। उसके बाद एक और टॉपिक है दोस्तों, स्पेशल मशीन, स्पेशल टाइप ऑफ मोटर। जैसे स्पेशल मोटर, जैसे हम लोग रिलक्टेंस मोटर के बारे में पढ़ते हैं, एस्टिपर मोटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, शेडेड पोल मोटर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब स्पेशल टाइप मशीन हो गया। तो स्पेशल टाइप मशीन का एप्लीकेशन एग्जाम में पूछता है, जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में पूछ दिया, उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे मुझे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज़ करते हैं। अब जहाँ पे कैपेसिटर रन मोटर के बारे में पूछ देगा, रन का मतलब हो गया जहाँ पे मुझे पावर फैक्टर ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे कैपेसिटर रन मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्पेशल टाइप का मशीन जितना होता है, जितने भी टाइप के मोटर होते हैं, उसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये तो आपका पावर सिस्टम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये मशीन के बारे में बता चुका हूँ, जो टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको देख लीजिए एक बार। उसके बाद बेसिक जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या है, नॉर्टन्स थ्योरम क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, उसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है, उसको किस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में आएगा। उसके बाद फिर जैसे कि कोई भी सर्किट दिया हुआ है तो उसमें करंट डिवीजन रूल क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है, तो ये सब भी आपको बेसिक जो भी नॉलेज है उसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है सीरीज पैरेलल का। आप देखेंगे एग्जाम में सीरीज पैरेलल से हमेशा क्वेश्चन आता है। ट्रांजिएंट एनालिसिस जो है, ट्रांजिएंट नेटवर्क के बारे में पूछते हैं, RL, RC, RLC, उसका टाइम कांस्टेंट क्या है, ये भी पूछता है। जैसे सपोज करो RC नेटवर्क दे दिया, उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, T = RC। उसी तरह अगर LR नेटवर्क है तो टाइम कांस्टेंट T = क्या होगा, L/R। और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का जैसे क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, सेलेक्टिविटी क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो आपका नेटवर्क का जो बेसिक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हमेशा आता है। और किस तरह से, जैसे रेसिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, इंडक्टेंस अगर दिया हुआ रहेगा वो कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में,
एनर्जी, जैसे कैपेसिटेंस कहाँ पे एनर्जी स्टोर करता है। तो एक एक पार्ट जितना भी है सबको आपको देखना चाहिए। कितने टाइप के सोर्स होते हैं, कितने टाइप के सोर्स में दो होता है, एक होता है डिपेंडेंट सोर्स और एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। लीनियर नेटवर्क किसको बोलते हैं, नॉन लीनियर नेटवर्क किसको बोलते हैं। तो ये सब आपको नेटवर्क एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे तो ये सारा टॉपिक आपका उसमें कवर हो जाएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क एनालिसिस एक तरह से आप अगर बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बैकबोन है। अगर आपको ये नेटवर्क एनालिसिस अच्छे से कमांड है, मतलब आप अच्छे से उसको पढ़े हो, तो आप पावर सिस्टम का क्वेश्चन, मशीन का क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें उसका यूज होता है नेटवर्क एनालिसिस का, ठीक है। इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, एनालॉग में आपको जो जितने भी डायोड होते हैं, डायोड के बारे में आप देख लीजिए। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर क्या क्या होता है, जैसे पीएनपी, एनपीएन, उसमें से पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर का इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, उसका फेज एंगल क्या होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट के बीच में। उसी तरह एनपीएन का भी आप देख लो, ठीक है, एनपीएन का क्या होता है। उसके बाद उसी में फेट के बारे में देख लीजिए, मॉसफेट, फेट क्या होता है। ये सब आपका जो टॉपिक है ये सब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर हो जाएगा। और उसमें एक और आता है स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड। स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड में जैसे कि वेरेक्टर डायोड होता है, एस्कोटी डायोड होता है। तो अलग अलग टाइप के डायोड होते हैं, उसका अलग अलग एप्लीकेशन है। एग्जाम में एप्लीकेशन पूछता है, सिंपल सा पूछ देगा कि ट्रैक हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। ट्रैक हम कहाँ यूज़ करते थे, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको जानना जरूरी है। डायोड कहाँ पे यूज़ करते हैं, ट्रैक कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, थायरिस्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं, आईजीबीटी कहाँ पे यूज़ करते हैं, जितने भी टाइप के स्विच होते हैं वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको मतलब उसका एप्लीकेशन आपको देख के जाना जरूरी है। उसके बाद आपका जो हम लोग का बैकबोन सब्जेक्ट है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप वहाँ पे सीखेंगे जैसे कितने टाइप के थायरिस्टर स्विच होते हैं, ठीक है। थायरिस्टर में एससीआर हो गया, थायरिस्टर फैमिली में क्या क्या आता है, एससीआर हो गया आपका, उसके बाद एससीएस हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, इस तरह से जितने भी टाइप का, आईजीबीटी किसको बोलते हैं। तो ये सब उसमें आपको देखना पड़ेगा, उसका क्या रिलेशन है, उसका क्या एप्लीकेशन, कहाँ पे हम कौन सा स्विच यूज करते हैं। उसके बाद उसमें आपका साइक्लो कन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर क्या है, उसके बाद रिएक्टिफायर के बारे में, ठीक है। लोड अगर रेसिस्टिव होगा तो आउटपुट क्या होगा, अगर आरएल लोड होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो ये सब जितने भी हैं ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक में आपके कवर हो जाएंगे। लोड कम्यूटेशन क्या है, नेचुरल कम्यूटेशन किसको बोलते हैं, लैचिंग करंट, लैगिंग करंट क्या है, ये सब आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, जो कि एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कितना हम लोग गेट पल्स अप्लाई करते हैं, अगर एवरेज आउटपुट वोल्टेज बोल देगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे, आरएमएस वोल्टेज बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में आपको जो है जैसे कि मेसन्स गेन फार्मूला का आपको विशेष नॉलेज होना चाहिए कि अगर उसके आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या है, स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, पोजिशनल एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, उसका रिलेशन क्या है। तो ये सब क्वेश्चन इससे आता है। टाइम रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से भी क्वेश्चन आता है। न्यूक्विस्ट प्लॉट क्या किसको बोलते हैं, निकोलस थ्योरम क्या है। तो ये सब आपका जो कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक है इसमें आप देख लीजिए। और कंट्रोल सिस्टम में एक और चीज़ आता है आपको, टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे ओपन लूप सिस्टम में क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्लोज लूप सिस्टम में क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसको भी देख लीजिए। ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम का डिफरेंस देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ये टॉपिक आप अच्छे से देख के जाइए। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बेसिक गेट्स जितने भी होते हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कैसे आप बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल से बाइनरी या हेक्साडेसिमल से बाइनरी आप कैसे कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल नंबर में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसका नॉलेज होना चाहिए। बेसिक गेट का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक गेट में जैसे एंड गेट हो गया, और गेट, नॉट गेट, जैसे यूनिवर्सल गेट का भी नॉलेज होना चाहिए।
जैसे नैंड और नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है, इसका नॉलेज होना चाहिए। इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है आपको पता होना चाहिए। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आपका ट्रूथ टेबल दे देगा, उसका आउटपुट दे देगा, आपको पूछेगा इसमें से कौन सा गेट है। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से करके आ जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद जो आपका जितने भी हाफ एडर किसको बोलते हैं, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर क्या है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछेगा, कितना टाइप का फ्लिप फ्लॉप होता है, टाइम डिले क्या होता है, कितना पल्स होता है फ्लिप फ्लॉप में। तो ये सब आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। उसमें दोस्तों एक और होता है, उसमें एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है और एक कम्बिनेशनल सर्किट होता है। तो कम्बिनेशनल सर्किट में जो है आपका मक्स के बारे में पूछेगा। मक्स मीन्स मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। तो ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आता है कम्बिनेशनल सर्किट में। अगर सीक्वेंशियल सर्किट में जितने भी फ्लिप फ्लॉप के बारे में है, ये सब सीक्वेंशियल सर्किट में आता है। इसको आप लोग देख के जाइए, कितना टाइप का काउंटर होता है। तो ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर भी आप लोग देख लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर में आप लोग को ज़्यादा नहीं देखना। जैसे देखो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, 8085 और 8086 आपको पता है। इसका आप देख लो कि 8085 में कितना बीट स्टोर करता है, कितना मेमोरी बीट होता है, कितना एड्रेस बीट होता है, कितना डाटा बीट होता है। उसी तरह उसमें भी देख लो 8086 में कितना बीट का होता है। 8257 ऐसे कुछ है माइक्रो कंट्रोलर, उसको आप देख के एक बार जाइए, ठीक है। तो उसमें भी आपको ALE के बारे में पूछेगा, एड्रेस लैच इनेबल क्या है, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे उस टॉपिक में तो ज़्यादा इसमें 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए आप इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हैं। जहाँ पे समझो कि जिस सब्जेक्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दो। इसमें बस 8085, 8086 के बारे में और एक माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, वो 3 टॉपिक आप देख के जाओ, आराम से 2 से 3 क्वेश्चन जो भी आएगा आप कर देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं तो आपके पास जो सेल्फ नोट आप लोग खुद बना के रखे होंगे उसको देख के जाइए। क्या होता है कि हम लोग जो है एग्जाम टाइम में थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि कहाँ कहाँ से और क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं एक क्लियर करता हूँ कि देखो एग्जाम में ऐसा नहीं कि 170 क्वेश्चन है तो आपको 170 में 160 लाना पड़ेगा तब आपके सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में आप देखेंगे पावर ग्रिड में जो एवरेज कट ऑफ जाता है, अगर आपका स्कोर 170 में अगर आपका आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द मार्क, ठीक है, नेगेटिव भी करके अगर आगे सब कुछ डिडक्ट करके भी अगर आपका 130 प्लस आ रहा तो आपका मोर देन 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात को माइंड में रखते हो कि ऐसा नहीं कि 170 क्वेश्चन आएगा तो 170 मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप तैयारी करो तो आप ऐसा सोच के करो कि आप तो पहले जो आप नोट प्रिपेयर किए हो उसको देख के जाओ। क्या होता है कि जब हम खुद से नोट प्रिपेयर करते हैं तो उसको रिविजन करने में आसानी होती है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या उसको बहुत शॉर्ट टाइम में रिविजन भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप जितने भी क्लास नोट बनाए हो वो देख के जाओ। और उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज के सेंस में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, जैसे अलग अलग टेस्ट सीरीज है सबका, इलेक्ट्रिकल डोज का खुद का भी टेस्ट सीरीज, आप वहाँ पे भी जाकर पावर ग्रिड का टेस्ट सीरीज दे सकते हो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल डोज पे भी है, उसी तरह आपका टेक्स्ट बुक का भी है जो आप लोग देते भी होंगे, आप लोग को पता होगा। बहुत सारा जितने भी इंस्टीट्यूट हैं खुद सब अपना अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च करता है, तो आप टेस्ट सीरीज में जाके वहाँ पे टेस्ट दे के जाओ। देखो टेस्ट सीरीज देने से फ़ायदा ये होता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। जब आप टेस्ट सीरीज दे देंगे, मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि आप 10 टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। तो 10 टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको आइडिया होगा कि आप एवरेज स्कोरिंग आपका क्या है। आप ट्राई करो कि टेस्ट सीरीज में ऑनेस्टी के साथ दो। मतलब अगर 2 घंटे का टेस्ट सीरीज है, 2 घंटे आराम से बैठो, आप बिल्कुल माइंड को बिल्कुल टेस्ट सीरीज पे लगाओ, इधर उधर डाइवर्ट मत करो। ये मतलब ऐसा सोच के बैठो कि आप एग्जाम में हो, ठीक है। आप एग्जाम दे रहे हो, ये आपका फाइनल एग्जाम है और आप उस टेस्ट सीरीज को अच्छे से यूटिलाइज करो। 2 घंटे जो आपके पास मिला है उसको 2 घंटे में टेस्ट दो, उसके बाद सबमिट करो, ठीक है। सबमिट करने के बाद सपोज करो कि 170 का आपने क्वेश्चन था, उसमें आपने 140 अटेंड किया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। 140 अटेंड किया तो उसमें 30 गलत हो गया। 30 गलत होगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग अगर 1/3 अगर लेते हैं तो 30 में आप 10 नेगेटिव हो गया।
तो 140 में 40 आपका निगेटिव में ही चला गया, तो कितना हो गया, 100 मार्क आपको आया। तो आपको लगेगा यार 100 मार्क आया, कहाँ सिलेक्शन 130 में होता है, तो नहीं हो पाएगा। तो ये मतलब आप उस टाइम हर किसी को ऐसा लगेगा कि यार मेरा तैयारी सही नहीं है। तो आप इस तरह से देखो कि आपने 140 क्वेश्चन जो किया, वो 140 क्वेश्चन आप कितना किए, टेक्निकल में कितना अटेंड किए, नॉन टेक में कितना अटेंड किया। अब टेक्निकल में देखो कितना आपने निगेटिव किया, नॉन टेक में कितना निगेटिव किया, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। आप परसेंटेज निकालो कि टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग है कि नॉन टेक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर सपोज करो किसी का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, तो टेक्निकल पे तो ध्यान दो ही, आप नॉन टेक को भी थोड़ा बहुत बूस्ट करो ताकि आपका जो स्कोरिंग है वो ज़्यादा आ सके, ठीक है। एग्जाम में देखो, एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको आइदर टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, दोनों डिसाइड करता है। भले आप टेक्निकल आपका अच्छा आ गया, अगर खूब स्ट्रॉन्ग है टेक्निकल तो आपने 120 में 100 नंबर ले आया, और इधर से अगर आपका ऑन एन एवरेज भी है तो 50 में 30 आ गया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 120 में 100 नंबर लाने के लिए टेक्निकल में आपको अच्छा खासा सिलेबस का कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाके आप ला पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप बैलेंस करके चलिए, टेक्निकल पे भी ध्यान दीजिए और नॉन टेक्निकल पे भी ध्यान दीजिए। तो टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज में आप खुद को एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि आपका 100 नंबर आया, जैसे टेस्ट सीरीज सबमिट करते हैं तो आप देखो आप क्या क्या क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है। आप ये देखो कि मतलब जो क्वेश्चन आप गलत किए हो वो आप कभी देखे थे, कभी पढ़े थे उस टॉपिक को। अगर आपको लगा कि नहीं ये नहीं पढ़ा, तो आप जाके रिवाइज करो उस टॉपिक को, उसका एक शॉर्ट नोट बनाओ कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, किस किस टॉपिक में। तो उसका एक सेपरेट नोट बनाओ ताकि एग्जाम टाइम में आप उस नोट को देख के जाओ कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में आपका गलत ना हो, ठीक है। तो उसी तरह दूसरा टेस्ट देंगे, तो इस तरह से आपका जब टेस्ट सीरीज देंगे तो खुद में आपको एनालिसिस होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज ऑनेस्टी के साथ दो। आप देखते होंगे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उसमें आप देखते होंगे जो भी टॉपर रहता है रैंक 1 का, उसका स्कोर कितना रहता है, आप टेक्स्ट बुक में जाकर देखिएगा, उसमें स्कोर रहेगा उसका 170 में 165, 68, 169 तक रहता है। तो वो सब क्या है, वो फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। वो लोग बस एक तरह से क्या मजाक बना कर रखा है। ऐसा कोई नहीं है कि जो 170 में, मैं आपको बोलता हूँ 170 में ऐसा कोई नहीं है कि आपका 169 लाख ले आएगा, किसी में इतना दम नहीं है, ठीक है। मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं बताता हूँ कि जो मेरा टॉपर था, रैंक 1 था, 170 में उसका स्कोर था 129 में वो टॉप किया था, एक रैंक लाया था। तो आप समझ सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप टेस्ट सीरीज दो तो ऑनेस्टी के साथ दो। ऐसा नहीं कि मतलब आप जो है जैसा मन करे मतलब कहीं से देख लिए, रेफरेंस ले लिए, फिर उसी को आप जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें माल प्रैक्टिस करके आप एसनो करके निकल जाते हैं, उससे आपका स्कोर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में तो आपको अपना ऑनेस्टी ही काम देगा, आपका नॉलेज ही काम देगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारा टेस्ट सीरीज में, टेक्स्ट बुक में ऐसा होता है कि जो बंदा, जैसे आप ही हो चाहे मैं हूँ, मैं टेस्ट सीरीज दिया हूँ, एक बार दिया हूँ तो मुझे 90 नंबर आया, तो उसके बाद दूसरी बार भी दे सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या आंसर है। फिर दूसरे बार में फटाफट टिक कर दिए तो 170 में 165, 168 नंबर आ जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज ऑनेस्टी के साथ दो, ऐसा फील करो कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो। तो आप जब देखेंगे, मैं आप लोग से मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, अभी तो आप जो शॉर्ट नोट बनाए हो उसको पढ़ो और टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। टेस्ट सीरीज दे रहे हो, खुद को एनालिसिस करो, ठीक है, कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक पे ध्यान दो, उसका शॉर्ट नोट बनाओ और उसको डेली रिवीजन करो। तो इस तरह से आप डेली जब टेस्ट सीरीज देंगे, डेली रिवीजन करेंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और एग्जाम में जो गलती करने का चांस है वो मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान में रखें। नेक्स्ट हो गया, एक तो टेस्ट सीरीज आपका हो गया, उसके बाद आपका जो अभी क्या है कि आप देखिए पावर ग्रिड में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो आपका कुछ क्वेश्चन जो है आपको 120 में 10 से 15 क्वेश्चन अलग ही टॉपिक से मिलेगा, वो सिलेबस में भी नहीं रहता है और हम लोग देखे भी नहीं रहते। कहाँ कहाँ से रहता है, देखो अभी क्या है, आप तो एक तो
जो एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिनेरियो ऑफ इंडिया, जो करंट अभी क्या सिनेरियो है। सिनेरियो के सेंस में मैं ये बताता हूँ कि अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या लक्ष्य है, सोलर कितना मेगावाट या कितना गीगावाट तक लक्ष्य है, जैसे 2030 तक में कभी कभी एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कितना गीगावाट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे अभी जो जनरेशन हो रहा है इंडिया का, अभी करंट में कितना मेगावाट या कितना गीगावाट का जनरेशन है इंडिया का, ठीक, उसमें कोल का कितना % योगदान है, कोल मीन्स फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद सोलर का कितना % योगदान है, उसके बाद हाइड्रो का कितना % योगदान है, वर्ल्ड में कितना रैंक है पावर जनरेशन में इंडिया का। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इस टॉपिक को भी आप देख के जाएं, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट क्या क्या है, एनर्जी इफिशिएंसी के बारे में भी पूछता है, क्या क्या होता है, एनर्जी इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में भी पूछता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टॉपिक है जिसको आप लोग को देख के जाना जरूरी है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिला होगा रिगार्डिंग कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे। तो जैसा मैं बताया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में प्राप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, अगर आप अच्छे से सिंसियर के साथ तैयारी कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।